रसायन विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत किया जाता है। आइए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब तक हमने अध्याय 1, 2 और 3 पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन बिंदुओं पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, रसायन विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, तो देखते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, तो रसायन विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन और एक होता है अकार्बनिक रसायन। एक है कार्बनिक रसायन और रसायन विज्ञान की जो दूसरी शाखा है उसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। एक होता है कार्बनिक रसायन और एक होता है अकार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा होता है अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और जिनमें कार्बन के यौगिकों के अलावा यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उन्हें हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा ये जो पार्ट है कार्बनिक रसायन, इसे ही हमें पढ़ना है। अकार्बनिक में कार्बन के यौगिक तो होंगे जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। लेकिन क्या सभी यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित है वे कार्बन के यौगिक कहलाएंगे? तो नहीं। कार्बनिक यौगिक वे होंगे जो हाइड्रोकार्बन होंगे और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होंगे, और उनके अलावा जितने भी यौगिक होंगे वो अकार्बनिक के अंतर्गत आएंगे। जैसे धात्विय कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें कार्बन तो है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक न होकर के क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक। तो जिसमें धातुओं के कार्बोनेट, सल्फेट के बारे में स्टडी करते हैं वो होता है अकार्बनिक रसायन। Na2CO3, NaHCO3, HNO3, ये सब क्या है? अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक न होकर के क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक होगा। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की। तो कार्बनिक यौगिक कौन होंगे? कार्बनिक यौगिक कौन होंगे? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक वो होंगे जो या तो हाइड्रोकार्बन हो, या तो हाइड्रोकार्बन हो, या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हो। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हो। अब बात आती है हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? नाम ही से स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का सम्मिलित रूप। तो हाइड्रोजन व कार्बन के
सम्मिलित रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन हो गया हाइड्रोकार्बन का उदाहरण, C2H6 हो गया हाइड्रोकार्बन का उदाहरण, C6H6 हो गया। ये सब क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिलित रूप हैं, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ अगर कोई ग्रुप अथवा समूह जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के साथ यदि कोई ग्रुप या समूह जुड़ जाए तो उसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के साथ यदि कोई ग्रुप या समूह जुड़ जाए तो हम उसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे CH3OH, C2H5OH, C6H5OH आदि। ये देखिए हाइड्रोकार्बन है और इसमें OH ग्रुप जुड़ गया है, एल्कोहलिक समूह, हाइड्रॉक्सी समूह। तो ये मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, और ये बेंजीन के साथ जुड़ा है तो ये फिनॉल हो गया। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों के बारे में हमने जाना कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक यानी जिसमें हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करें। और कार्बन के कैसे यौगिक? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन हों और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हों, उन्हीं को हम कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत रखेंगे। आइए हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बन के यौगिकों के वर्गीकरण से पहले हम जानते हैं जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता तो देखिए कार्बन का प्रतीक होता है C और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसके बाहरी कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बोरबरी के नियम से करें तो 2,4 होगा। और ये हो गया बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वही किसी तत्व की संयोजकता के रूप में जाना जाता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? संयोजकता क्या है? 4। संयोजकता क्या होता है? तत्वों के संयोग करने की क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता के रूप में जाने जाते हैं। अब कार्बन की संयोजकता को ला बेल तथा वान ठाप की अवधारणा के अनुसार देखते हैं हम। ला बेल तथा वांट हाफ। ला बेल तथा वान ठाप ने CH4 यानी मेथेन परमाणु की समचतुष्फलकीय संरचना बताया। समचतुष्फलकीय संरचना बताया। ला बेल तथा वान ठाप ने मेथेन परमाणु की समचतुष्फलकीय संरचना बताते हुए बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बताते हुए यह बताया कि
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 होती है तथा किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच, किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच 109°28' का कोण बनता है। अब देखिए कार्बन परमाणु को उन्होंने ऐसे रख लिया और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, उसको ऐसे उन्होंने मिला दिया। इस तरह से इसके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 109°28'। और ये सामान्य संरचना हो गई कार्बन परमाणु की, जिसमें कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, समचतुष्फलकी होता है। और ये मीथेन की संरचना है जिसमें सभी जो कार्बन की वैलेंसी है वो एकल बंध के द्वारा संतृप्त है। तो संतृप्त से हम आपको बताते चलें कि कार्बन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त कार्बन, संतृप्त कार्बन जिसमें C सिंगल बॉन्ड C हो, यानी कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा संतृप्त हो, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध हो। और एक होता है असंतृप्त कार्बन, जिसमें C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक या त्रिक बंध हो। तो इस तरह से हमने कार्बन की संयोजकता के बारे में जाना। कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, उचित मात्रा में हाइड्रोजन परमाणुओं को या हैलोजन परमाणुओं को ऐड कर देते हैं। कार्बन की संयोजकता किसी भी यौगिक में कितना होती है, 4। अगर कार्बन की संयोजकता 4 नहीं है तो कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करने के लिए उचित मात्रा में हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ देते हैं। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बतलाते हैं। आइए अब देखते हैं कार्बन के यौगिकों का वर्गीकरण। इन कार्बन के यौगिकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण।
तो कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। एक होता है खुली श्रृंखला वाले और एक होता है बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला को हम विवृत या खुली श्रृंखला, और इसको हम समवृत्त या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इन्हें हम एलिफैटिक भी कहते हैं। इन्हें हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। और जो एलिफैटिक यौगिक हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है एल्केन्स, दूसरा होता है एल्कीन्स और तीसरा होता है एल्काइन्स। इनका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र CnH2n और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, इसमें द्विक बंध और इसमें त्रिक बंध पाया जाता है। इसका अगर उदाहरण देखें तो हो जाएगा CH4, जिसमें हम इसको बोलते हैं मेथेन। और इसमें एक कार्बन अगर देखें तो एक कार्बन न होकर के इसमें n=2 से हम रखते हैं, n बराबर 2 से रखते हैं। तो C2H4 जिसको हम बोलते हैं एथिलीन, और इसमें भी n बराबर 2 से रखते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और एक H। तो इसको हम बोलेंगे एसीटिलीन। इसमें n बराबर 1 से रखते हैं। तो ये हो गया एल्केन्स, ये हो गया एल्कीन्स और ये हो गया एल्काइन्स। एल्केन्स में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हम अनुलग्नक, ये N लगता है N, और इसमें इन और इसमें आइन, N इन और ये हो गया आइन। अब हम बात करते हैं समवृत्त या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक की, तो इन्हें हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिक। और चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समचक्रीय और दूसरा होता है विषम चक्रीय। समचक्रीय और विषम चक्रीय। पुनः समचक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। चाहे तो और भी इनके विभाजन देख सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट विभाजन है। एरोमेटिक, इनके एकांतर क्रम में द्विक बंध पाया जाता है, द्विक बंध होता है। जैसे C6H6 बेंजीन। जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है, जिसके एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कार्बन ये हो गया, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, इस तरह से 6 कार्बन हो गए। एकांतर क्रम में द्विबंध, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
और इसकी वैलेंसी अगर देखें तो कार्बन की वैलेंसी कितना होगी, हर एक कंपाउंड में 4 होगी। तो इस कार्बन को गिनना हो तो 1 बांड 2 बांड 3 बांड और 4, इसकी वैलेंसी 4 पूरी है। 1 2 3 और 4, इसका गिनना 1 2 3 और 4, इसका गिनना 1 बांड 2 बांड 3 बांड और 4। इस तरह से ये बेंजीन हो गया। बेंजीन को हम इस तरीके से भी बनाते हैं, इसके बीच में एक रिंग बना देते हैं, या हम बेंजीन को इस तरीके से भी बनाते हैं। तो ये तीनों क्या है, बेंजीन है। एलिसाइक्लिक, इनके एकांतर क्रम में द्विबंध का होना अनिवार्य नहीं है। इनके एकांतर क्रम में द्विबंध का होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोब्यूटेन, ये 4 कार्बन हो गए, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन। फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, इसमें जितने कार्बन होते हैं उतना डबल हाइड्रोजन होते हैं। जैसे 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन। साइक्लोपेंटेन जिसमें 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए हम अब एक अगला देखते हैं साइक्लोहेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन होंगे। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। देखिए इसमें 6 कार्बन हैं ऐसे, और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? अगर चक्रीय यौगिकों में कोई हेटेरो परमाणु, यदि चक्रीय यौगिकों में कोई हेटेरो परमाणु, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आ जाएं, तो उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे पीरिडीन, पीरिडीन, थायोल आदि, ये जो हैं विषम चक्रीय यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में जाना कि विपरीत श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक सीधी शाखा के रूप में जुड़े रहते हैं, यानी कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े रहेंगे, तो वो हो जाएगा खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड। और चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े रहेंगे। अब ये देखिए एल्फैटिक यौगिक को ही हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं, जो 3 भागों में बटे होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स में एन जुड़ता है, एल्कीन्स में इन जुड़ता है, एल्काइंस में आइन जुड़ता है। एल्केन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। इसको हम संतृप्त बोलते हैं और इन दोनों को हम असंतृप्त बोलते हैं। ये जो है असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसको हम संतृप्त बोलते हैं। तो जो एल्केन्स होते हैं वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कार्बन के अंतर्गत आते हैं, और जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और कार्बन के अंतर्गत आते हैं। एरोमेटिक क्या है? जिनमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। एलिसाइक्लिक क्या है? इनके एकांतर क्रम में द्विबंध या त्रिबंध का होना अनिवार्य नहीं है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आता है विषम चक्री। विषम का मतलब होता है भिन्न और चक्री मतलब रिंग। तो अगर
जो रिंग है उसमें कोई अलग परमाणु आ गया कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा, तो उसको हम बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। जैसे पिरिडीन, थायोफिन, थायोल, इस तरह से ये विषम चक्रीय यौगिक हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरह से हमने कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में जाना। अब इसी चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक IUPAC नामकरण पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं IUPAC नामकरण। यानी कार्बनिक यौगिक तो बहुत से हैं, अगर हम कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम याद करें तो याद नहीं कर पाएंगे, इतने कार्बनिक यौगिक हैं। तो इसलिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए IUPAC पद्धति का प्रयोग किया गया। तो हम देखते हैं IUPAC पद्धति में नामकरण किस तरह से करते हैं। तो IUPAC पद्धति में नामकरण देखते हैं। IUPAC नामकरण पद्धति, IUPAC नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति। तो IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है IUPAC पद्धति का पूरा नाम। अब देखते हैं IUPAC पद्धति के नामकरण के जो रूल हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी मूलक, प्रतिस्थापी मूलक। फिर उसके बाद हम लिखते हैं शब्द मूल। फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्नक, प्राथमिक अनुलग्नक। फिर उसके बाद हम लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्नक, द्वितीयक अनुलग्नक। तो अब देखिए प्रतिस्थापी मूलक क्या होते हैं? जो मुख्य श्रृंखला के ऊपर या नीचे जुड़े हों। तो जो ग्रुप मुख्य श्रृंखला के ऊपर या नीचे जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी मूलक। जैसे CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, X हेलो, यानी Cl रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा आयोडो, इस तरह से। अब आता है शब्द मूल। तो कार्बन के अक्षरों की संख्या को ही शब्द मूल कहते हैं। कार्बन के अक्षरों की संख्या को ही शब्द मूल कहते हैं। जैसे एक कार्बन होगा तो उसको हम बोलेंगे मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 कार्बन को हम ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को आक्ट,
और 9 कार्बन को नॉन तथा 10 कार्बन को डेक बोलेंगे। प्राथमिक अनुलग्नक में अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाड है तो एन, डबल बाड है तो इन और ट्रिपल बाड है तो आइन लगाते हैं। द्वितीयक अनुलग्नक में क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। अब देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो क्रियात्मक समूह वह प्रदर्शन है जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण को व्यक्त करता है। क्रियात्मक समूह वह प्रदर्शन है जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। जैसे COOH है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, OH है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक समूह है और ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है और ये हाइड्रॉक्सी समूह है। तो इसके अंत में जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो अंत में ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। और एल्डिहाइड है तो अल लगाते हैं, कीटोन है तो ओन लगा देते हैं और हाइड्रॉक्सी है तो आल लगा देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। और इसका रूल क्या है, इसमें किस आर्डर में हम IUPAC नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी मूलक, फिर उसके बाद लिखते हैं शब्द मूल, फिर लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्नक और फिर लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्नक। तो जो प्रतिस्थापी मूलक होता है, जो मुख्य श्रृंखला होती है, यानी कार्बन की जो चेन होती है, सबसे लंबी चेन, उसके ऊपर और उसके नीचे जो भी ग्रुप या समूह जुड़ा है उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापी मूलक। फिर आता है शब्द मूल। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद हम कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करते हैं, देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, कितने कार्बन परमाणु हैं, उसके हिसाब से हम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक अनुलग्नक देखते हैं कि जो कार्बन की जो श्रृंखला है, कार्बन के जो यौगिक हैं उनमें एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। और द्विबंध या त्रिबंध है तो कार्बन के किस पोजीशन पर है। फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्नक, कौन से ग्रुप उस कार्बनिक यौगिक से जुड़े हैं। अगर COOH है तो वो कार्बोक्सिलिक समूह होगा, जिसका IUPAC नामकरण अंत में ओइक एसिड जोड़ने पर प्राप्त होगा। CHO है एल्डिहाइड समूह, उसका IUPAC नामकरण अंत में अल जोड़ने पर प्राप्त होगा। C डबल बॉन्ड O कीटोन, उसका IUPAC नामकरण अंत में ओन जोड़ने पर प्राप्त होगा। OH हाइड्रॉक्सी समूह, उसका IUPAC नामकरण अंत में आल जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो ये एक सामान्य नियम है। हम IUPAC नामकरण के नामकरण के बारे में जानने के लिए विशेष तौर पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के द्वारा या बेसिक से IUPAC नामकरण किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कार्बन तथा उसके यौगिक के इस वीडियो में आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम यहीं पर अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि समय पर आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।